लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको। यस सर, आ रही है। ओके, सो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है प्रॉब्ली वी विल बी एबल टू कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर में, इफ वी लुक एट द कोर्स कंटेंट, जी सो हम लोगों ने अपनी जो लास्ट डिस्कशंस की थी, हमने सिग्नल्स क्लासिफिकेशन, सिग्नल कंपैरिजन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस ये हमने देखे थे। और हमने लास्ट में जो अपनी कंक्लूजन पे बात की थी वो थी कि ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट्स क्या होते हैं, कि कोई भी सिग्नल या कोई भी वेक्टर जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सम ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो जिसमें हमने एक वेक्टर की एग्जांपल ली थी और हमने कहा था कि x और y जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इनको हम ऐड करें तो हम कोई भी एक वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एंड वेदर इट इज इन 1D 2D 3D और वेदर इट इज ND, तो हम ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट्स को यूज करके हम वो सिग्नल डिफाइन कर सकते हैं। और हमने जो अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी वो हमने इंट्रोड्यूस किया था फोरियर सीरीज को, जिसमें हमने जनरलाइज फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन जो है वो हमने देखी थी। और हमने उसमें देखा था कि अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल सेट्स जो हैं उनको हम अगर ऐड करें तो हम कोई भी एक सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। अगर कोई टॉपिक रह जाएगा एट द एंड तो हम इंशाल्लाह कल इसको कंक्लूड कर देंगे। सो लेट अस क्विकली गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। कल हमने सिग्नल कंपैरिजन की बात की थी, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। तो हमने यहाँ पे अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था कि हमने ये कहा था कि ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस के केस में एनी काइंड ऑफ सिग्नल g of d it can be represented as the sum of its orthogonal components। कि हमारे पास x1 x2 up till xn जो है they are all orthogonal signals, और हम इनको एक खास प्रोपोर्शन के साथ ही c1 c2 and cn की जो वैल्यूज हैं इनके रिस्पेक्टिव हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो वी कैन एक्चुअली जनरेट एनी काइंड ऑफ सिग्नल। और हमने उसकी एक एक्सप्रेशन देख ली थी विच वाज समेशन cn xn of t, और n जो था वो वेरी करता 1 से लेके n तक, बट दिस एक्चुअली गिव्स यू एन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, टू गेट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन this n has to approach to infinity, so you need to consider infinite orthogonal components to actually define any signal g of t. So this kind of representation defines generalized Fourier series of g of t। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था। तो आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट अ थ्योरम दैट इज कॉल्ड पार्सेवल्स थ्योरम। हमारे इस कोर्स के अंदर यू विल कम अक्रॉस 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्सेवल्स थ्योरम। पहला जो पार्सेवल थ्योरम है इट इज अबाउट एनर्जी सिग्नल। फिर हम एक पार्सेवल थ्योरम देखेंगे जो कि पावर सिग्नल्स से रिलेटेड होगा, और फिर हम एक पार्सेवल थ्योरम देखेंगे जो कि एपीरियोडिक सिग्नल्स के केस में होगा। लेकिन वी विल कम अक्रॉस दोस थ्योरम्स लेटर ऑन। तो इन थ्योरम्स का हमें फायदा ये होता है कि हम डायरेक्टली इस थ्योरम को अप्लाई करके वी कैन एक्चुअली गेट सम रिजल्ट्स। अब पार्सेवल्स थ्योरम है क्या, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट द एनर्जी of the sum of the orthogonal signals is equal to the sum of their energies। तो हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल z of t is equal to x of t plus y of t, तो इस केस में जो एनर्जी ऑफ z है will be same as the energies of x and y। ये हमने लास्ट टाइम ये वाला जो रिजल्ट है ये हमने फाइंड आउट किया था। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो z of t है इट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ टू सिग्नल्स x of t and y of t and both are orthogonal to each other। अब मेरे पास एक सिग्नल g of t एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट से डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे भी वही हमारे पास जो हमने कंक्लूजन हमने डिफाइन की थी फॉर टू ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, इट विल आल्सो बी अप्लाइड इन दिस केस एज वेल। तो हम ये जो हमारे पास एक g of t है व्हिच इज डिफाइंड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल सेट्स, हम उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्थोगोनल कंपोनेंट।
तो एनर्जी किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, वी जस्ट टेक द स्क्वायर ऑफ दैट सिग्नल। तो इसका मतलब है कि जो अब g ऑफ t की टोटल एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, एनर्जी ऑफ द सेकंड कंपोनेंट अप टिल इंफिनिटी। लेकिन अब हर एक कंपोनेंट जो है वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज Cn। तो जब आप एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट यू एक्चुअली डू इज यू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट। सो C1 का भी आप स्क्वायर ले लेंगे, C2 का भी स्क्वायर ले लेंगे एंड सो फोर्थ। So by finding out the energy of individual component, आप उन सारी energies को add कर दें तो you should be able to find the total energy of that signal g of t। So पहली चीज तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो हम सिग्नल g of t की बात कर रहे हैं which is n is from 1 से infinity cn x of n t, ये जो हमने एक फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन दी हुई है it is basically for an energy signal, तभी हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये एक पावर सिग्नल होगा तो ऑब्वियसली हम इसकी पावर फाइंड आउट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यू हैव टू लुक एट द सेकंड पार्सेवल थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी सिग्नल व्हिच इज एन एनर्जी सिग्नल, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, तो आपके पास जो फोरियर सीरीज की जो एक्सप्रेशन आएगी इसमें हर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की अगर आप इंडिविजुअल एनर्जी फाइंड आउट करें एंड यू ऐड दोज एनर्जीज टुगेदर, तो आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो आपको मिल जाएगी। अभी इसी ये जो समेशन आपके पास आ रही है इसको भी हमने एक समेशन की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। सो इट इज फ्रॉम n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी Cn स्क्वायर एंड द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्थोगोनल सिग्नल। तो ये फाइंड आउट करने से वी कैन फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल g। ठीक है, so in vector space the square of the length of a vector is equal to the sum of the square of the lengths of its orthogonal component। ये वही पाइथागोरियन थ्योरम है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस के अंदर एक ऑर्थोगोनल वेक्टर ये है, एक ऑर्थोगोनल वेक्टर ये है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का जो स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो हमें पाइथागोरियन थ्योरम से पता चलता है कि आपके पास जो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर डिजायर्ड वेक्टर, इसकी लेंथ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इट विल बी द इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमारा सिग्नल्स के केस में भी अप्लाई होता है कि आपके पास जो भी एक सिग्नल अवेलेबल होगा उसकी जो एनर्जी है it will be equal to the sum of all the energies of its orthogonal signals। So Parseval theorem is the statement of this fact when applied to signals। So वही जो हमने Pythagorean theorem देखा था, अगर हम उसको signals की फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो it is known as the Parseval theorem for energy signals। तो आप डायरेक्टली अगर मैं आपको एक फोरियर सीरीज देता हूँ, ठीक है, एक सिग्नल देता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल x ऑफ t, और उसकी एक फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन मैं आपको दे देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इस x ऑफ t की एनर्जी फाइंड आउट करें। तो एक तरीका तो आपके पास क्या है कि आप इसी सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x ऑफ t का स्क्वायर dt करें, दिस विल गिव यू द एनर्जी ऑफ x। लेकिन ये स्क्वायर करने के लिए आपको इस इनफाइनाइट सीरीज का स्क्वायर लेना पड़ेगा। हाउ कैन यू डू दैट, जबकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर नहीं ले सकते। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज द एक्सप्रेशन फॉर पार्सेवल थ्योरम, कि आप यहाँ पे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उन कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लें, यानी उनकी एनर्जी फाइंड आउट कर लें एंड यू ऐड ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर टू फाइंड द ओवरऑल एनर्जी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पार्सेवल्स थ्योरम। Let me quickly take the attendance। So this is known as Parseval's theorem। अच्छा, जो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, it's about the two Fourier series। The first one is the trigonometric Fourier series and the other one is exponential Fourier series। तो हम इसी Fourier series को, trigonometric Fourier series को डिस्कस करेंगे उन्हीं रिलेशनशिप्स के साथ जो अभी तक हम देखते आए हैं, and then we will extend it to the exponential Fourier series। Okay, so if we are able to finish both of them today is fine, otherwise जो trigonometric exponential Fourier series है we can talk about it in the next class। So for example अगर हम एक सिग्नल सेट की बात करते हैं, ठीक है, अब ये सिग्नल सेट क्या है, it contains all the possible orthogonal signals जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल cos, ये सारे सिग्नल cos के हैं और हमें पता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सिग्नल्स आर नॉट मैचिंग
तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इनकी कोरिलेशन जो है वो 0 आ रही थी। इफ यू रिमेंबर हमने जो पीछे के एग्जांपल भी देखी थी। तो अगर मेरे पास एक सिग्नल cos ऑफ ओमेगा नॉट है, तो अदर जो द सेकंड सिग्नल इज 2 times ओमेगा नॉट, and then the nth one will be n times omega naught. So all these signals will be orthogonal to each other. और जो 1 होता है it is the DC component, ठीक है। तो DC component जो है it actually carries no frequency, but this signal is also orthogonal to all of the other signals as well. फिर इसी तरह साइन जो है, हमें पता है साइन और कॉस ये भी ऑर्थोगोनल होते हैं, और साइन की भी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर ऑल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो हमने एक सिग्नल सेट डिफाइन किया which consists of orthogonal signal set, ठीक है। तो हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये वो सेट है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्थोगोनल सिग्नल्स अवेलेबल है। सो दिस इज n is equal to infinite. So a sinusoid of frequency n omega naught, अब इसके अंदर ये जो हमने n omega naught डिफाइन किया हुआ है, this one और this one is called the nth harmonic of the sinusoid, ठीक। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं जो मेरी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल हार्मोनिक के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो मल्टीपल्स उसके हार्मोनिक्स कहलाते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट फंडामेंटल लूंगा तो वो उसका फर्स्ट हार्मोनिक है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगर मैं सेकंड हार्मोनिक लूंगा तो मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकंड यू कैन से वो लूंगा 2 times दैट ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक, ठीक है। तो इसी तरह जो nth हमारे पास कंपोनेंट होगा nth ओमेगा नॉट, वो बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का nth टाइम होगा, ठीक है। सो दिस सेट इज ऑर्थोगोनल ओवर एन इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन t नॉट। तो आप अगर ये कोई भी एक साइनोसाइड ले लें और आप उसका एक पीरियड ले लें, फॉर एग्जांपल ये एक साइनोसाइड है, दिस इज फ्रॉम से 0 to t नॉट। तो ये जो एक पीरियड आपने लिया हुआ है, इस पीरियड में आप कोई से भी सिग्नल जो है वो अगर आप डिफाइन करते हैं, वो सारे सिग्नल जो है दे विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और ये जो टी नॉट है, हाउ दिस टी नॉट इज रिलेटेड टू ओमेगा नॉट, कैसे रिलेटेड है हमें पता है कि जो आपके पास ओमेगा नॉट होता है दिस इज इक्वल टू 2 pi f नॉट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 2 pi by t नॉट। तो दिस इज हाउ ओमेगा नॉट एंड टी नॉट आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो हम टी नॉट को कैसे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग एल्स बट 2 pi over omega naught, and this omega naught it is my fundamental frequency, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम एक ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट के डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। जो आपके पास ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे दे आर द हार्मोनिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जितने भी आपके पास सिग्नल्स इस सेट के अंदर अवेलेबल हैं दे आर ऑल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर ड्यूरिंग द इंटरवल टी नॉट, ठीक है। ये हमने एक सेट डिफाइन कर दिया जो कि एक ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन ऑर्थोगोनल सेट्स को यूज करके वी आर गोइंग टू डिफाइन एनी काइंड ऑफ सिग्नल। सो बट बिफोर दैट, जब हम कहते हैं कि इस सिग्नल सेट के सारे कंपोनेंट्स दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मींस कि आपके पास ये वो ऑर्थोगोनल सेट है जो हमने भी पीछे डिफाइन किया, तो इट शुड सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। और ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, वही आपका इनर प्रोडक्ट जो हम फाइंड आउट करते थे कि अगर दो सिग्नल्स ऑर्थोगोनल हैं, फॉर एग्जांपल x ऑफ t और y ऑफ t, इफ दे आर, उनका इनर प्रोडक्ट अगर हम लें तो उसका इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, इसका मतलब है x और y जो है दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इसका मतलब है कि अगर इस सेट में से कोई से भी दो सिग्नल्स अगर मैं उठाऊं और इनका मैं इनर प्रोडक्ट लूं, तो जाहिर बात है अगर मैं cos 2 ओमेगा नॉट t को cos ऑफ ओमेगा नॉट t के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लूंगा, तो हमें तो वैसे पता है कि these two signals are orthogonal to each other। जब इन दोनों का आप इनर प्रोडक्ट लेंगे, the inner product will come out to be 0, that will satisfy that these two signals are orthogonal to each other। Likewise आप कोई से भी दो सिग्नल्स ले लें इस सेट में से और उनका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, you will see कि वो it will come out to be 0 for because they are orthogonal to each other। सो अब इस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आप कोई सा भी कोसाइन सिग्नल ले लें और यानी ऑफ nth हार्मोनिक, और दूसरा किसी कोसाइन विद nth हार्मोनिक आप उठाएं,
और आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लें। इनर प्रोडक्ट आप कैसे लिखते हैं, दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड यू इंटीग्रेटेड ओवर द होल पीरियड, क्योंकि हमें पता है कि ओवर दिस पीरियड टी नॉट ये आपके ये ऑर्थोगोनल है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब मैं इनका इनर प्रोडक्ट लूंगा लाइक दिस, तो अगर m और n सेम नहीं है, इसका मतलब है एक 1 ओमेगा नॉट है, एक 2 ओमेगा नॉट है, सो इन दैट केस यू विल गेट 0। दिस सेटिस्फाइज कि आपके पास जो सिग्नल है वो ऑर्थोगोनल है। और अगर फॉर एग्जांपल m और n सेम है, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 ओमेगा नॉट और यू जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 ओमेगा नॉट और यू जस्ट टॉकिंग अबाउट n ओमेगा नॉट, अगर वो दोनों सेम है एंड दे आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर m भी 0 है n भी 0 है, सो यू टॉकिंग अबाउट जस्ट द डीसी कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कोई भी दो सिग्नल जो है m जो है और n दोनों सेम है, इन दिस केस दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट t, ठीक। cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट t का अगर आप इंटीग्रल फाइंड आउट करें, तो आप जब इसको ओवर द पीरियड t नॉट इंटीग्रेट करेंगे, यू कैन अगेन यूज द इंटीग्रल टेबल जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। रफली स्पीकिंग cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट t क्या होता है, 1 प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट t डिवाइड बाय 2। आपने सिंपल इसको एक्सपेंड कर दिया और ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा एंड यू विल हैव t फ्रॉम से 0 टू t नॉट, और जो cos 2 ओमेगा नॉट t होता है ये साइनोसाइड बन जाएगा जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे। एनीवेज व्हेन यू सॉल्व इट यू विल सी कि आपके पास इसका सॉल्यूशन आता है t नॉट बाय 2। तो इसका मतलब ये है, एंड यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल, ये जो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये 1/2 है और t की जब लिमिट पुट करेंगे इट इज t नॉट माइनस 0, दिस इज इक्वल टू t नॉट बाय 2, ये वही t नॉट है। सर जी सर ये जो आपने सर ये जो इनर सॉरी, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में, जरा क्लियरली बोलें। सर अब ठीक है आवाज? जी बताएं। सर ये जो इनर प्रोडक्ट वाली आपने बात की है सर, ये कुछ सही समझ नहीं आई कि सर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं देखें, जो cos ओमेगा टी और cos ओके वेट ओमेगा वेट टी है। वेट 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 ये देखें, जब हमने वेक्टर्स की बात की थी, अगर आपको याद हो, हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस की क्या बात की थी कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं x1 x2 और x3, they are defined like this in 3-dimensional space like this is x1, this is x2, this is x3, ठीक है। और हम शुरू से यही बात करते आ रहे हैं कि जब भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे, whatever is applicable in vectors can be extended to signals। तो हमने वेक्टर्स की फॉर्म में बात की थी कि 3-dimensional स्पेस में x1, x2 और x3 they all three of them are orthogonal to each other। तो अगर आप इनर प्रोडक्ट लें xm और xn का, और m और n सेम नहीं है, तो इसका मतलब आप x1 या x3 की बात कर रहे हैं, x1 या x2 की बात कर रहे हैं, x2 या x3 की बात कर रहे हैं, जब भी आप इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 0 बिकॉज़ दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो लेकिन सर जी वो जो आपने सेट डिफाइन किया था, अगली स्लाइड करिएगा सर। जी वो जो सर इसमें जो सेट ये वाला सर, जो इसमें जी कोई भी एक वेक्टर उठा के हम दूसरे से मल्टीप्लाई करें जी तो वो 0 ही आएगा उसका। जी 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 आप ये जो पूरे का पूरा सिग्नल सेट डिफाइन हुआ है, ये डिफाइन ही कर रहा है ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को। तो आप इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि आप किसी कोसाइन के साथ अगर आप उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, कीपिंग इन माइंड के इसका n और mth हार्मोनिक जो है अगर वो डिफरेंट है तो आपके पास जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, जस्ट लाइक वी हैव सीन इट फॉर वेक्टर्स। लेकिन अगर आप m और n सेम ले लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल कम आउट टू बी t नॉट बाय 2। Sir, with same fundamental frequency, no? जी, m इज इक्वल टू n का मतलब है इधर भी n हो और इधर भी n हो, या इधर भी m हो इधर भी m हो, बोथ ऑफ देम शुड बी द सेम। और अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब है इट विल बी t नॉट cos ऑफ स्क्वायर n ओमेगा नॉट t, ये एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगी। और जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यू विल सी कि योर रिजल्ट विल कम आउट टू बी t नॉट बाय 2, ठीक है। ठीक, जी सर। ओके, लाइकवाइज ये चीज अप्लाई होती है साइनोसाइड्स के केस में भी, कि अगर आपके पास साइन n ओमेगा नॉट t है और साइन m ओमेगा नॉट t है, अगर m और n सेम नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास वैल्यू 0 आएगी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और अगर वो सेम होंगे तो आपके पास आंसर आएगा t नॉट बाय 2, वही चीज जो हमने कोसाइन के केस में देखी थी। लेकिन अगर आपके पास साइन और कोसाइन को आप कंपेयर करेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ m और n, हमें पता है साइन और कोसाइन वैसे ही ऑर्थोगोनल होते हैं, यू विल ऑलवेज हैव अ 0।
तो इसका मतलब आप इस सेट को किसी भी वैल्यू को किसी के साथ भी आप उसका इनर प्रोडक्ट ले लें, यू विल सी कि आपके पास वो ऑर्थोगोनल होगा, इट विल गिव यू 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। और जो आपका सिग्नल सेट आपने डिफाइन किया है ये वाला, इट हैज टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। और ये जो यहाँ पे ये इंटेग्रल टी नॉट हमने डिफाइन किया, इट मींस इंटेग्रल ओवर एन इंटरवल फ्रॉम t1 टू t1 प्लस टी नॉट। ये सिर्फ एक पीरियड को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहें तो कोई सा भी पीरियड ले सकते हैं, 0 से t नॉट तक ले सकते हैं, t1 से t नॉट प्लस t1 तक ले सकते हैं, t10 से लेके t नॉट प्लस t10 तक ले सकते हैं। एनी पीरियड ऑफ ड्यूरेशन t नॉट वी कैन कंसिडर दिस, और ये जो आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, इट विल बी वैलिड फॉर दैट पीरियड। सर ये जो थ्योरम है ये फिर इसका मतलब ये कहता है कि अगर ये ऑर्थोगोनल मतलब हम कोई किसी सिग्नल के ऐसे पार्ट्स लेते हैं तो उनका सम 0 आएगा सबका, चाहे इन्फिनिटी हो जो जितने मर्जी हो। सम क्यों 0 आएगा? सर वो इंटीग्रल जो ले रहे हैं हम कि उन सब का, हम उस सिग्नल का पीरियड नहीं इंटीग्रल नहीं ले रहे, हम उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल ले रहे हैं। ये चीज क्या है? दिस इज नथिंग एल्स बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल इसको मैं x ऑफ t कह देता हूँ, इसको मैं y ऑफ t कह देता हूँ, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट सिग्नल्स। तो इट इज नथिंग एल्स बट द सेम इनर प्रोडक्ट जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। क्या जो हमने जिस तरह वेक्टर के केस में हमने इनर प्रोडक्ट लिया था, वही हम सिग्नल्स के केस में इनर प्रोडक्ट लेते हैं। और इनर प्रोडक्ट लेने का तरीका हमें पता है कि यू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ द टू सिग्नल्स over that period, say 0 से t naught. This is how we find the inner product. ये तो हम अभी तक यही डिस्कशन करते आ रहे हैं। वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है कि आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया इन दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के केस में जो कि इस सेट से बिलोंग करते हैं। सो अगर ये पूरा का पूरा सेट जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि इस सेट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दे आर ऑल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दैट इज ओनली थिंग we are establishing right now. अभी हम इसको आगे यूज करके देखेंगे कि हम कैसे यूज करेंगे इसे। Okay, so अब let us define any signal g of t. एक कोई भी हम एक सिग्नल लेते हैं g of t, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे using this orthogonal signal set. जिस तरह हमने वेक्टर्स के केस में हमने एक 3 डायमेंशनल केस लिया था, हमने कहा था दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, और हमने एक वेक्टर डिफाइन किया से g। तो हमने कहा कि इसकी प्रोजेक्शन आप x पे ड्रॉ कर लें, इसकी प्रोजेक्शन z पे कर लें और x2 पे कर लें। तो एनी सिग्नल g कैन बी रिप्रेजेंटेड एज c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। ये हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि किसी भी एक वेक्टर को सम ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, लेकिन अभी हम n डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो हम n ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे। और वो n ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो ये सिग्नल सेट है जो n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जिस तरह मैंने एक वेक्टर g को रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, अब मैं एक सिग्नल g ऑफ t को रिप्रेजेंट करूंगा यूजिंग द सेम ऑर्थोगोनल सेट जो हमने अभी डिफाइन किया। So this set is also complete in t naught, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, because we have considered up till l value n, और n is actually going to infinity. So this is that is any signal in the interval t1 से लेके t1 plus t naught, कोई भी एक इंटरवल अगर मैं ले लूं, so I can write the sum of sinusoids or g of t as, अब आपके पास जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, n ओमेगा नॉट, एंड देन फिर साइन में ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट। तो ये बेसिकली कौन से कंपोनेंट्स है? ये कंपोनेंट्स ये वाले हैं, x1, x2, x3। तो अगर मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि आपके पास वो कोसाइन cos 2 ओमेगा नॉट, फिर साइन ओमेगा नॉट, साइन 2 ओमेगा नॉट, और ये भी इट इज गोइंग अप टिल n ओमेगा नॉट। इसी तरह ये जो कोसाइन है, ये जो डॉट्स पड़े हुए हैं, ये डॉट्स भी यही शो कर रहे हैं कि these dot actually goes to cos of n omega naught t, और ये जो डॉट्स हैं they are going to sin of n omega naught t। तो ये हमने सारे वो x डिफाइन कर दिए जिस तरह ये डिफाइन हुए हैं, लेकिन हर एक ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के साथ आपके पास एक फ्रैक्शन आती है या एक फैक्टर आता है जो उसकी प्रोजेक्शन को शो कर रहा होता है, जिस तरह c1, c2, c3, ये सारे आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो 1 का कंपोनेंट था मैंने उसको एक a नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया,
और कोसाइंस जितने भी हैं उनको मैं एज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो जो पहला है इट इज A1, फिर A2, इसके साथ जो वैल्यू आएगी इट विल बी व्हाट, ये 2 ओमेगा नॉट है तो दिस विल बी AN. इसी तरह जो B के साथ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, B के कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे तो इट विल बी BN ओवर हियर. अब ये सारे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स जो हैं व्हेन यू विल ऐड देम टुगेदर यू विल एक्चुअली हैव योर सिग्नल G ऑफ T. अब इस समेशन को चूंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है, वी कैन राइट इट इन दी समेशन फॉर्म. तो ये जो एक कांस्टेंट है A0, इसको मैंने साइड पे करके लिख लिया. अब जो कोसाइन है cos ऑफ ओमेगा नॉट T, ठीक है, ये वैल्यू जा रही है अप टिल इन्फिनिटी. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos ऑफ n ओमेगा नॉट T और साथ कोफिशिएंट आ गया AN, और n जो वेरी कर रहा है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कर रहा है. इसी तरह जो BN है उसको मैंने लिख दिया साइन ऑफ n ओमेगा नॉट T, और जो साथ कोफिशिएंट BN है वो भी n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है. सो दिस इज माय जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी सिग्नल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. अब ये A0, AN, BN ये वैल्यूज मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? AN, BN, A0 ये वैल्यूज मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? द सेम वे हम ये C1, C2 और C3 फाइंड आउट करते थे. और वो हम कैसे करते थे? इफ यू रिमेंबर कि अगर मेरे पास 1 डायमेंशन में ये एक वेक्टर है x और मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ से G, तो मैं क्या कर रहा था, मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा था इस पे और मैं कहता था दिस इज CX, और मैं कहता था ये C आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ C इज कि आप यू टेक द इनर प्रोडक्ट ऑफ G एंड X, तो आप G, X करते थे डिवाइड बाय जिस पे प्रोजेक्शन गिरी है आप उसका स्क्वायर ले लेते थे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो ये वो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ C है दैट विल गिव यू द मिनिमम एरर. यही काम अब हमने इस केस में करना है. तो अब मुझे पता है AN अगर मैंने फाइंड आउट करना है, सो इसका मतलब है मैंने ये AN कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. AN कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करूंगा कि जो वेक्टर है आपका, सॉरी जो सिग्नल है G ऑफ T, इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे उस ऑर्थोगोनल सेट के साथ. जिस तरह आपने यहाँ पे इस G का इनर प्रोडक्ट लिया था इस X के साथ, तो ये हो जाएगा G ऑफ T इनर प्रोडक्ट विद cos ऑफ n ओमेगा नॉट T, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिसका कोफिशिएंट आप ले रहे हैं C ऑफ X, उस X का एब्सोल्यूट स्क्वायर आपने ले लिया या फिर उसका इनर प्रोडक्ट ले लिया उसी के साथ. तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया वही cos ऑफ n ओमेगा नॉट T इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ. वही काम जो हमने वेक्टर्स के केस में हम बिल्ड करते करते यहाँ तक पहुंचे. तो ये जो AN कोफिशिएंट है यू कैन एक्चुअली फाइंड इट यूजिंग taking the inner product of G of T with that orthogonal component divided by the inner product of that orthogonal component with itself. अब अगर आप n की कोई भी वैल्यू वेरी करेंगे आपको उसका वो पर्टिकुलर कोफिशिएंट मिल जाएगा. सो जब आप इस सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास AN की एक्सप्रेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ n. अब आप n इज इक्वल टू 1 ले लें, n इज इक्वल टू 2 ले लें, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लें, n इज इक्वल टू 0 ले लें, तो आपके पास ये AN, A0 ये कोफिशिएंट्स आपको मिल जाएंगे. यू विल जस्ट रिप्लेस दोस कोफिशिएंट्स हियर. तो अब आपने इस सिग्नल G ऑफ T को एक ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट्स की फॉर्म में डिफाइन कर दिया. लाइकवाइज जो BN कोफिशिएंट है वो आप कैसे निकालेंगे? उसी तरह के ये जो G ऑफ T है इट विल बी इनर प्रोडक्ट विद दिस साइन ऑफ T. तो ये आपने साइन ऑफ n ओमेगा नॉट T के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया डिवाइडेड बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ n ओमेगा नॉट T विद इटसेल्फ. ठीक है, वही काम जो हम वेक्टर के केस में करते आए हैं. So by doing so, you can find the AN coefficients and BN coefficients. अब हम इनमें से किसी एक को देखते हैं. AN को फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा जी सर, ये जब AN और BN निकालेंगे तो इसमें सर हम G ऑफ T जो है वो भी यूज कर रहे हैं, तो G ऑफ T हमारे पास गिवन होगा. जी, मैं आपको एक सिग्नल देता हूँ G ऑफ T. ये एक सिग्नल है. एक्सप्रेस दिस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इट्स फोरियर सीरीज. तो अब आपने उस G ऑफ T को, जो भी आपको एक सिग्नल मैंने दिया हुआ है, उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखनी है, तो आपको G ऑफ T गिवन होगा. G ऑफ T को cos ऑफ n ओमेगा नॉट T के साथ इसका आप इनर प्रोडक्ट लें, एंड यू नो हाउ टू टेक द इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट इज नथिंग एल्स बट G ऑफ T cos ऑफ n ओमेगा नॉट T dt ओवर दैट पीरियड. आप ये इंटीग्रल सॉल्व करें, आपको ये ऊपर वाली न्यूमरेटर की टर्म मिल जाएगी. कोसाइन जो है इसी के साथ आप एक इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको डिनोमिनेटर की टर्म मिल जाएगी. आप इसको डिवाइड करें तो आपको AN की एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी जिसके अंदर एक वेरिएबल n आ रहा होगा.
अब आप उस n को वेरी करते जाएं, आपको a1 भी मिल जाएगा, a2 भी मिल जाएगा, a3, a4, a5 अप टिल इंफिनिटी वो कोफिशिएंट्स आपको मिल जाएंगे। वंस यू नो द कोफिशिएंट्स, आप अपने सिग्नल को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगी, दिस इज द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन फॉर दैट सिग्नल व्हिच इज गिवन एज g of t। ठीक है सर। अब हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक कोफिशिएंट की बात करते हैं। सो हम बात करते हैं an कोफिशिएंट की। an कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं? वी टेक द इनर प्रोडक्ट ऑफ g of t विद cos of n omega naught t divided by cos of n omega naught t cos of n omega naught t। ये मैंने उसके साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया जो ये पीछे डिफाइन हुआ हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर bn एज वेल। तो हम एक को डिस्कस कर लेंगे, सेकंड जो है उस पे वो सब कुछ उसी तरह अप्लाई हो जाएगा। सो अब हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ g of t with cos of n omega naught t क्या है? इट इज नथिंग एल्स इंटीग्रल ओवर द होल पीरियड। पीरियड क्या है? t1 से लेके t1 प्लस t0 तक वो पीरियड है। g of t को cos of n omega naught t के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ g of t with cos of n omega naught t। अब ये जब cos of n omega naught t cos of n omega naught t के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल बिकम cos square n omega naught t। ठीक है, और जब cos square n omega naught t का मैं इंटीग्रल लूंगा ओवर द होल पीरियड, वी हैव ऑलरेडी सीन द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों एग्जैक्टली द सेम है तो इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा? t0/2। वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट कि अगर cos of n omega naught t cos of n omega naught t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है मींस कि n और m सेम है, तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी t0/2। ये जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी लाइक, इसका सॉल्यूशन हमेशा t0/2 होगा। इसी तरह जो bn है उसके डिनोमिनेटर में sin n ओमेगा नॉट t और sin n ओमेगा नॉट t है। हमें ये भी पता है कि इन दोनों का भी जो इनर प्रोडक्ट है इट विल आल्सो बी t0/2। ये भी हम ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं साइन के केस में भी। दिस इज द साइन केस, इट इज आल्सो t0/2। तो अब इस वैल्यू को अगर मैं डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी t0/2। 2 चूंकि डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा तो नाउ आई विल हैव 2/t0 into the inner product of gt cos of n omega naught t, ये जो ऊपर वाली टर्म है। इसी तरह जो bn के केस में भी 2/t0 इधर आ जाएगा और मेरे पास g of t sin of n omega naught t dt यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक केस है मेरे पास a0 का, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं ये an को देखूं, अब an में अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos of 0 will be 1। ये चीज खत्म हो जाएगी तो इट विल बी जस्ट g of t। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट t है। n अगर 0 हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 0 भी 1 ही होता है, तो ये सिर्फ एक इंटीग्रल है dt जिसको हम कहेंगे, और इंटीग्रल 0 टू t0 तो ये सिंपल t0 हो जाएगा। तो इधर आपके पास t0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/t0, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ g of t की टर्म बचेगी, दिस इज दिस टर्म। ठीक है, सो a0 की जो कोफिशिएंट है यू विल फाइंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कि आप सिंपली जो मैंने आपको g of t का सिग्नल दिया हुआ है, आप इस सिग्नल को इंटीग्रेट करें फ्रॉम t1 टू t1 प्लस t0, या इसको 0 टू t0 कह लें, एक ही बात है। आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें और उसको t0 से डिवाइड कर दें, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका कोफिशिएंट a0 है। फिर आपने जो an के बाकी कोफिशिएंट्स हैं यानी कि a1, a2, a3 अप टिल a इंफिनिटी, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कि आप g of t का इनर प्रोडक्ट लें cos of n ओमेगा नॉट t के साथ और उसको इंटीग्रेट करें एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2/t0, तो आपको एक an की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। हो सकता है वो इस तरह की हो 3n + 1 / 4 फॉर एग्जांपल। इस तरह की आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब आप इसमें n वेरी करते जाएं तो आपके पास a1 का कोफिशिएंट आ जाएगा, a2 का कोफिशिएंट आ जाएगा, a3 का, एंड सो फोर्थ। अब आपने जी सर इसका मतलब ये है कि जब भी हम फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा t0/2 आएगा। जी जी जी, ये सारी बात करने का मेन मकसद ये है कि वी एक्चुअली हैव टू आइडेंटिफाई, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, we only need to find these coefficients,
असल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, हाउ टू गेट टू दीज कोफिशिएंट्स, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो तो आपकी जनरलाइज्ड है, वो फिक्स है। g of t is equal to a naught plus a1 cos of omega naught t so and so forth plus b1 sin of n omega naught t plus so and so forth। ये एक्सप्रेशन जनरलाइज्ड है। अब आपने किसी भी एक सिग्नल g of t जो मैं आपको दूंगा, उसके लिए आप ये टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है आपको इस तरह का कोई रिलेशनशिप मिले कि a के सारे ऑड जो कोफिशिएंट्स हैं वो शायद 0 आ रहे होंगे, b के सारे इवन कोफिशिएंट जो है वो शायद 0 आ रहे होंगे। अब आपने वो जो a और b के कोफिशिएंट्स आपने फाइंड आउट किए हैं, जब आप इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो हो सकता है ऑड वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएं, सिर्फ इवन कंपोनेंट्स रह जाएं। बट व्हाटएवर द कंपोनेंट्स दैट विल बी लेफ्ट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट्स an एंड bn। तो जब भी आप फोरियर सीरीज निकालते हैं, असल में आप ये कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। And once you know these coefficients, you plug those values into the generalized expression, and you will say that this expression is the generalized expression for generalized Fourier series expression for g of t। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इससे हम इन्फर करते हैं वो ये कि we are actually talking about a period over here। ठीक है, एक पीरियड t नॉट की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास सिग्नल ऑर्थोगोनल आ रहा है, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टी नॉट। तो एक चीज आपको, अब आप इसको रिलेट कर सकेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज से, कि जो फोरियर सीरीज होती है ये सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स की निकलती है। क्योंकि अगर एक सिग्नल जो g ऑफ t मैंने आपको गिवन है आपको g ऑफ t, अगर ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो यू विल नॉट हैव दैट पीरियड t नॉट। जब आपके पास पीरियड टी नॉट हो गई नहीं, आप उसकी फोरियर सीरीज निकाल ही नहीं सकते। तो एक चीज तो ये एस्टैब्लिश हो जाती है कि जब भी आप किसी सिग्नल g ऑफ t की बात करेंगे, अगर मैं आपको g ऑफ t देता हूं, until or unless that g of t is periodic, आप उसकी फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते। या इन सिंपलर वर्ड्स, फोरियर सीरीज निकलती ही पीरियोडिक सिग्नल्स की है, क्योंकि जो सिग्नल पीरियोडिक होगा उसी का पीरियड जो होगा वो डिफाइंड होगा, जिसके अंदर वो कंपोनेंट्स जो है वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। तो आपके पास जो जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन है, इफ आई शो यू हियर दिस वन, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ऑफ इट। ये जो एक्सप्रेशन है, लेट मी राइट g ऑफ t हियर, ये एक्सप्रेशन जो है इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट g ऑफ t आई गिव यू, कुछ कोफिशिएंट्स जो होंगे वो उसमें 0 होंगे, हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है सारे एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है इवन 0 हो रहे हो सकता है ऑड 0 हो रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट g ऑफ t इज, बिकॉज an और bn बोथ डिपेंड अपॉन द गिवन फंक्शन g ऑफ t। तो आपने ये an और bn के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, एंड यू प्लग these values in this expression, this will give you the Fourier series expression for g of t। Clear? Yes, sir. Okay, good. Okay, so we can actually talk a little bit about the exponential Fourier series. Okay, so by the way, we can have a quiz tomorrow। ठीक है, तो वो फिर आपके चैप्टर नंबर 2 में से हम एक क्विज जो है वो हम कंडक्ट करेंगे कल इंशाल्लाह, और उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या मेथड होगा, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो इंशाल्लाह। अच्छा, सो हमने बात अभी कर ली फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन की, और ये फोरियर सीरीज कौन सी है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है, क्योंकि आप कोसाइन और साइंस की बात कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ठीक है, और हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस, ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन देखे हैं। अब आपके पास एक और फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। अब हमें ये पता है, यानी इन सिंपलर वर्ड्स, कि आपके पास साइन और कोसाइंस जो होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एक्सपोनेंशियल्स एज वेल। कि अगर मेरे पास एक कोसाइन है cos ऑफ थीटा, ये किसके बराबर होता है? e रेज़्ड टू पावर j थीटा प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2, और जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है e रेज़्ड टू पावर j थीटा माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस j थीटा, सॉरी j थीटा डिवाइडेड बाय 2j। दिस इज द यूलर फार्मूला जो आपने पहले भी देखा हुआ। तो अगर मैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन है ये वाली, हर कॉस और साइन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं उसके इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल से, यानी कि cos ऑफ n थीटा क्या होगा? इट विल बी j n थीटा डिवाइडेड बाय माइनस
सॉरी e रेज़ पावर j n थीटा प्लस e रेज़ पावर माइनस j n थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो हर cos की टर्म को उसके एक्सपोनेंशियल से मैं रिप्लेस कर दूं और उस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं, तो ये जो फोरियर सीरीज होगी इट विल नाउ बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। तो अब यही ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो है इट इज नाउ एन एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। लाइकवाइज अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज गिवन है और आप हर एक्सपोनेंशियल को रिप्लेस कर देते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोसाइंस के साथ, मिसाल के तौर पे e रेज़ पावर j थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा प्लस j sin थीटा। अगर ये प्लस है तो इधर भी प्लस है, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। तो और अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज गिवन है जिसके अंदर सारे ऑर्थोगोनल सिग्नल्स जो है वो एक्सपोनेंशियल्स हैं, हर एक्सपोनेंशियल को एक कॉस और साइन इस तरह की एक समेशन से आप रिप्लेस कर दें, यू विल गेट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ठीक है, दे आर बोथ इक्विवेलेंट। तो जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की बात की थी, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल सेट होगा जिसके अंदर जितने भी एक्सपोनेंशियल्स हैं दे विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो वो जो सिग्नल सेट है वो हम डिफाइन करते हैं इस तरह। ये जो एक एक्सपोनेंशियल है e रेज़ पावर j n ओमेगा नॉट t, इसके अंदर n वेरी कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस माइनस एवरीथिंग। और ये कैसे आपके पास सिग्नल आता है? इफ यू लुक क्लोजली, ये जो हमने सीरीज लिखी थी, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू। ये 1 आपके पास कैसे आएगा? जब e की पावर 0 होगी तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इस कॉज को आप इस साइन के साथ कंबाइन करें तो आपको एक एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। इस कॉज को इस साइन के साथ कंबाइन करें, आपको एक और एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। इस n को इससे कंपेयर करें, एक आपको एक और एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। तो इस सारे सिग्नल सेट को मैं एक जनरलाइज्ड e रेज़ पावर j n ओमेगा नॉट t से रिप्लेस कर दूं, वेयर n इज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। 0 होगा तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये 1 होगा तो e रेज़ पावर j ओमेगा नॉट t विल बी इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस j sin ओमेगा नॉट t। हम इन सारी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल के साथ, और उस एक्सपोनेंशियल के जो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स हैं उनकी मदद से वी कैन डिफाइन एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है, तो वो मैंने ये डिफाइन कर दिया। सो ये जो एक्सपोनेंशियल है, दिस एक्सपोनेंशियल डिफाइंस द ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट। जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के केस में पूरा सेट देखा था। So the components of this sets are orthogonal to each other, just like we have seen for trigonometric Fourier series. अब इस केस में पहले तो जिस तरह मैंने देखा था, if you look here, ये जो expression है, this expression is the trigonometric Fourier series expression for any signal g of t. ठीक है, अब ये जो expression है ये है trigonometric Fourier series की। exponential के केस में the expression becomes something like this. ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन कैसे है? अगेन ये वो ऑर्थोगोनल सेट्स हैं जो जिस तरह हमने कॉज और साइन के केस में देखा था। यू कैन सी हियर, ये कॉज और साइन की फॉर्म में आपके पास गिवन है। सर ये सिंपल वही ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ऑर्थोगोनल सेट है ना, बस उसे जी हम सिर्फ उसको एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो सर ये dn आते हैं उसके ऊपर आते हैं। लेट मी टॉक अबाउट इट वन बाय वन। तो अब हम जब g ऑफ t को एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले हम क्या कर रहे थे? g ऑफ t को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोसाइन और साइन की फॉर्म में, एंड बोथ ऑफ देम हैड अ कोएफिशिएंट an एंड bn। ठीक है, तो हमने कोसाइन और साइंस को यूज किया और उसकी समेशन की, तो हमारे पास g ऑफ t मिल गया। अब मैं एक्सपोनेंशियल्स को लूंगा और उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम dn कह रहे हैं। उसको एक को हमने b कह दिया, एक को हमने a कह दिया। जो एक्सपोनेंशियल्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम dn कह देते हैं। अब हमें ये पता है कि जो एक एक्सपोनेंशियल है वो डिफाइन हो रहा है कॉस और साइन दोनों से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू वेरी करती है ये प्लस माइनस के केस में, यू कैन सी ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वेरी कर रही है। तो नाउ योर समेशन विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। So by adding all these exponentials together with different coefficients, you can define any signal g of t in the form of sum of exponentials. Okay. So likewise,
ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो जनरलाइज्ड है, आपने e रेज़ पावर j n ओमेगा नॉट t आपने लिख दिया। अब इस केस में आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड दीज कोफिशिएंट्स dn। प्लीज अपना माइक जो है वो आप म्यूट कर दें एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फिर आप अनम्यूट कर लें, पीछे से काफी शोर आ रहा है। सो अब ये जो आपके पास g ऑफ t की एक्सप्रेशन है जो एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, और इसमें n के कोफिशिएंट्स कितने हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। नाउ यू नीड टू फाइंड दीज कोफिशिएंट्स dn। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में आपने कोफिशिएंट an और bn फाइंड आउट करना था, अब आपने एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के केस में यू नीड टू फाइंड d ऑफ n। अब इसी को अगर मैं रिलेट करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें एवरीवन। जी थैंक यू। तो an का कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, वो जो फंक्शन आपके पास गिवन था उसको आप उस ऑर्थोगोनल सिग्नल से उसका इनर प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट a ऑफ n आ रहा था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के केस में भी वी गेट अ सिमिलर रिस्पांस कि अब आप g ऑफ t को मल्टीप्लाई कर देंगे उस एक्सपोनेंशियल के साथ, बट हियर यू कैन सी यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रही है। ये क्यों आती है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक वैल्यू का आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने उस एक्सपोनेंशियल का वो जो गिवन था मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और ये भी रहा कि यहाँ पे वही सिग्नल उसका इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है उस ऑर्थोगोनल सेट के साथ, एंड यू डिवाइडिंग इट बाय द पीरियड t नॉट। So by doing the same process here, you will get an expression of the form dn. अब ये dn की एक्सप्रेशन जो होगी, हो सकता है ये आपके पास हो 1 plus e raised to power jn divided by 2 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की वो एक्सप्रेशन होगी। अब आप n की वैल्यू वेरी करते जाएं एंड यू विल गेट अ सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स जो कि इस dn को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और वो सीरीज आप इस dn की जगह पुट कर दें, आपके पास g of t रिप्रेजेंट हो गया एज ए सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। सर अब अगर एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर और दोबारा बता देंगे। ये देखें, हमने लास्ट टाइम जब बात की थी, ये देखें, जब हमने कहा था कि जब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल हो, तो मैं क्या करता हूँ, उन दोनों सिग्नल्स में से किसी एक का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। यस सर। यही बात हमने आगे कंटिन्यू की थी जब हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था। इफ आई गो टू द इनर प्रोडक्ट, ये वाला, कि अगर आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, रियल सिग्नल्स हैं तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दें एंड देन यू इंटीग्रेट देम। अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं तो एक को एज इट इज रहने दें, दूसरे का कॉन्जुगेट ले लें। अब जो ई जे थीटा है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल, ये आपको जे की टर्म नजर आ रही है यहाँ पे। यस सर। जब आपने उसका इनर प्रोडक्ट लेना है, यू हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ वन ऑफ देम। तो जो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ई रेज़ पावर माइनस जे थीटा होगा। आप पिछला लेक्चर रोज पढ़ा करें सो दैट यू कैन रिकॉल व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलें आगे चलते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ऑफ इट। सो हमने अभी तक क्या बात की कि हम किसी भी सिग्नल g ऑफ t को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। ये मेरे पास वो एक्सपोनेंशियल्स हैं और हर एक्सपोनेंशियल का एक कोफिशिएंट है dn, और ये कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो गिवन सिग्नल है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दैट ऑर्थोगोनल सिग्नल एंड देन वी इंटीग्रेट इट ओवर द होल पीरियड। सो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का हमें क्या फायदा है कि हमें सिर्फ एक कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है dn। ट्रिग्नोमेट्री के केस में आपने an भी फाइंड आउट करना है और bn भी फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं दे आर बिट मोर टीडियस। आपको ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ी है, ज्यादा इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ रहे हैं आपको। आपने a नॉट के लिए अलग इंटीग्रल सॉल्व करना है, an के लिए अलग करना है, bn के लिए अलग करना है। 3 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की एक्सप्रेशन आएगी। जबकि अगर आप एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज निकालते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट नीड टू सॉल्व वन इंटीग्रल व्हिच इज दिस, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आप पूरी की पूरी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉज और साइंस में है, दूसरे की रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में। दैट्स द ओनली डिफरेंस देयर इज। और यहीं पे वो कंपैरिजन भी कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का आपस में।
So I think we can conclude the lecture here. कल हम इंशाल्लाह पार्सेवल थ्योरम डिस्कस कर लेंगे and we will look at an example as well of finding the exponential Fourier series of a signal. तो ये 3-4 स्लाइड्स रह गई हैं, ये इंशाल्लाह हम कल कवर कर लेंगे और साथ we will have a quiz from chapter number 2 up till this point. Any questions? सर क्विज जो है वो न्यूमेरिक टाइप होगा या एमसीक्यूज टाइप कुछ इस तरह का लेंगे? I will see कि क्या लेना है, जो भी होगा you will get to know inshallah, but you should prepare yourself for both. जी चैप्टर 2 ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इस वक्त. ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो एट. सर वो रिक्वेस्ट की थी आपसे कि वो लेक्चर्स को अपलोड कर दें. जी मैंने कर दिया लेक्चर. आप ना उसी चैनल के अंदर देखें, हर रोज का लेक्चर उसमें अपलोड हुआ होता है. सर डाउनलोड नहीं होता, मसला ये है. अच्छा आप वीडियो लेक्चर की बात कर रहे हैं? जी सर. मैंने वीडियो लेक्चर के लिए ना आईटी वालों से पूछा था कि स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है या नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यानी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ओनली ही कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, वहां पे जाके वो डाउनलोड नहीं कर सकते. तो मैं भी इसका सोल्यूशन देख रहा हूँ कि कोई और तरीका निकले, क्योंकि वीडियोस का साइज है काफी बड़ा और जितनी देर में आपने वीडियो डाउनलोड करनी है ना तो इट्स गोना टेक मोर टाइम देन जस्ट watching it again. So let me see if I can sort it out, but you know other than that you can always like view it from the stream channel or from the Microsoft team as well. So let me see what can I do. इंटरनेट स्लो होता है हमारा, तो इस वजह से मसला होता है कि हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं तो फिर काफी देर बाद डाउनलोड होती है, तो फिर हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो वो ऑर्डर के चलती है. चलो ठीक है, लेक्चर भी हम सही नहीं ले सकते. स्ट्रीम के अंदर ना परमानेंट नहीं होती है, स्ट्रीम के अंदर चलो मेरा let me sort it out, क्योंकि ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना हर लेक्चर जो है वो तकरीबन आई थिंक 200 MB प्लस है, बट मैं यहाँ यूनिवर्सिटी से तो आई कैन डाउनलोड इट क्वाइट क्विकली. तो या तो मैं ये कि इसको डाउनलोड करके मैं किसी गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर ये कि YouTube पे अपलोड कर दें. YouTube पे भी किया जा सकता है, वो फिर मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ेगा, इट वुड टेक मी मोर टाइम, बट लेट मी सी क्या मैं कर सकता हूँ इस बारे में. ठीक है, देख लें आप, ओवर द वीकेंड कर दें. ठीक है, we'll sort you out inshallah. Okay, thank you very much. I'll see you guys tomorrow inshallah. Allah Hafiz.